पाक जलड मृमध्य से आती रात की सर्द हवाएं हड्डियों तक चुभ रही थी। वे अपने साथ समुद्र की नमकीन महक ला रही थी, जो अचानक एक तीखी, भारी और घिनौनी बदबू में बदल गई। किनारे पर लौटने की तैयारी कर रहे 3 मछुआरों ने देखा कि एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव लहरों पर डगमगा रही थी। उसका पेंट उखड़ा हुआ था। उसकी बत्ती एक ऐसी आंख की तरह टिमटिमा रही थी, जिसकी रोशनी खत्म हो रही हो। वे पास आए, नाव के पतवार पर दस्तक दी, और अचानक आसपास की हवा जैसे जम गई। नाव के निचले हिस्से के एक दरार से ठंडी भाप का गुबार उठा, और फिर एक ऐसी गंध आई जिसका दोष किसी को नहीं दिया जा सकता था, मौत की गंध। जब उस हिस्से का दरवाजा खोला गया, तो टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और एक ऐसे दृश्य पर जा टकराई जिसने मुंह को सुन्न कर दिया, पेट में उथल-पुथल मचा दी और दुआओं को गले में ही रोक दिया। दुबले-पतले नौजवानों के शरीर एक के ऊपर एक ऐसे ढेर लगे थे जैसे वे कोई बेजान सामान हो, जिनका कभी हिसाब ही न रखा गया हो। कुछ आंखें अभी भी आधी खुली थी, मानो कुछ कहने की कोशिश कर रही हों, लेकिन खामोशी ने उन्हें निगल लिया था। उस रात समुद्र फुसफुसा नहीं रहा था, समुद्र चीख रहा था। और यहीं से सीमा पर सबसे घिनौने रहस्य को छिपाने वाली एक साधारण नाव की कहानी शुरू होती है। उस रात रामेश्वरम के घाट पर भोर का वातावरण अजीब था। गर्मियों की हवा आमतौर पर सूखी होती है, लेकिन न जाने क्यों समुद्र की गंध बहुत भारी लग रही थी, जो मछली पकड़ने वाली नावों से निकलने वाले बासी डीजल के साथ मिल गई थी। घड़ी में सुबह के लगभग 2 बज रहे थे जब आसमान अभी भी पतले कोहरे से ढका हुआ था। दूर शहर की बत्तियां धुंधली टिमटिमा रही थी, मानो बुझने से इनकार कर रही हों। एक पुरानी नाव लहरों के बीच हामफती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके किनारे का नीला पेंट उखड़ा हुआ था। रजिस्ट्रेशन नंबर समय के साथ लगभग मिट चुका था। दूर से कुछ भी संदिग्ध नहीं लग रहा था, बस एक मछली पकड़ने वाली नाव जो समुद्र से देर से लौट रही थी। लेकिन तटरक्षक बल की गश्ती टीम के लिए, जो उस रात नियमित जांच कर रही थी, कुछ अटपटा लग रहा था। नाव के डेक पर एक दुबला-पतला, सांवले रंग का आदमी बेचैन लग रहा था। वह उस नाव का कप्तान मुरुगन था। जब गश्ती दल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें हर तरफ दौड़ रही थी। रात की हवा काफी ठंडी होने के बावजूद पसीना तेजी से बह रहा था। लड़खड़ाती आवाज में उसने अधिकारी के सवालों का जवाब देने की कोशिश की। बस जमी हुई मछली है, साहब। जल्दी करनी होगी, नहीं तो खराब हो जाएगी। उसका हाथ नाव के निचले हिस्से की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन उसकी हरकतें कांप रही थी। लंबे अनुभव ने अधिकारियों को बता दिया था कि वह कुछ छिपा रहा है। एक अधिकारी ने इशारा किया। गश्ती दल के 2 सदस्य डेक पर चढ़े और कसकर बंद निचले हिस्से के दरवाजे की ओर बढ़े। मुरुगन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उसकी आवाज गिड़गिड़ा रही थी। मत खोलो, साहब। मछली सड़ जाएगी। लेकिन फैसला हो चुका था। जंग लगी लोहे की छड़ को पूरी ताकत से खींचा गया। दरवाजा ऊपर उठा और अंदर से एक चुभने वाली ठंडी भाप बाहर निकली। एक पल के लिए सभी ने सोचा कि यह कूलिंग मशीन की हवा है, लेकिन अगले ही पल एक चुभने वाली, भारी और अजीब गंध फैल गई। यह मछली की गंध नहीं थी। यह एक ऐसी सड़ांध थी जिसने तुरंत सीने में जकड़न पैदा कर दी। टॉर्च जलाई गई। सफेद रोशनी ने जमे हुए अंधेरे कमरे में प्रवेश किया, और वहां वह दृश्य था जो किसी का भी खून जमा दे। इंसानों के अकड़े हुए शरीर एक के ऊपर एक ढेर लगे हुए थे। कुल 36 लाशें थीं। पीले चेहरे, नीले होंठ। कुछ की आंखें अभी भी आधी खुली थी।
पतले कपड़े उनके दुबले शरीरों से चिपके हुए थे। एक युवा अधिकारी ने तुरंत उल्टी रोकने के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। दूसरा कांपते हुए हाथों से मूर्ति की तरह खड़ा रहा। माहौल खामोश और भयावह हो गया। समुद्र बस धीरे धीरे गरज रहा था, मानो वह उस त्रासदी पर शोक मना रहा हो जो अभी अभी सामने आई थी। उस रात रामेश्वरम का घाट अब मछुआरों के रुकने की जगह नहीं था, बल्कि भारत में मानव तस्करी की सबसे घिनौनी त्रासदियों में से एक का मूक गवाह बन गया था। गश्ती दल ने तुरंत आपातकालीन संकेत दिया। नाव को लंगर डाला गया, क्षेत्र को पीली पट्टी से घेर दिया गया। दिल्ली को एक तत्काल रिपोर्ट भेजी गई। मिनटों में खबर आला अधिकारियों के कानों तक पहुंच गई। लेकिन उस रात घाट पर खड़े अधिकारियों के लिए मिश्रित भावनाओं को छिपाना असंभव था। गुस्सा था, दुहक था और उलझन थी। वे कौन थे? वे कहां से आए थे? कैसे 36 जाने एक मछली पकड़ने वाली नाव के निचले हिस्से में जमकर खत्म हो गई? थोड़ी देर बाद फोरेंसिक टीम शव बैग, दस्ताने और कैमरों के साथ आई। दस्तावेजीकरण। एक एक करके शरीरों को जमे हुए कमरे से बाहर निकाला गया। उन्हें एक लंबे सफेद कपड़े पर लिटाया गया। तीखी गंध के साथ मिली सड़ांध ने घाट पर हवा को और भी घना बना दिया। लेटे हुए चेहरे अभी भी जवान थे। कुछ तो पतली टी शर्ट, सस्ती पैंट और घिसी हुई चप्पलों में कॉलेज के छात्रों की तरह लग रहे थे, जो उस यात्रा के अंतिम गवाह थे जिसे उन्होंने कभी नहीं चुना था। एक फोरेंसिक डॉक्टर झुका, एक छोटी सी रोशनी से जांच कर रहा था। कुपोषण के कई लक्षण हैं। कुछ पर पुराने चोट के निशान भी हैं। वे मरने से पहले निश्चित रूप से पीड़ित थे। आवाज धीमी थी, लेकिन कुछ अधिकारियों को भावना में सिर झुकाने के लिए काफी थी। घाट के एक कोने में एक बूढ़ी मछुआरन हामफती हुई आई। जब उसने सफेद कपड़ों की कतार को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वह धीरे से फुसफुसाई, "वह टी-शर्ट मेरे बेटे की जैसी है।" उसका शरीर डगमगा गया। उसे पड़ोसियों का सहारा लेना पड़ा। कोई निश्चितता नहीं थी, लेकिन एक माँ का डर माहौल में दुहक जोड़ने के लिए काफी था। इस बीच मुरुगन एक लोहे की कुर्सी पर बंधा बैठा था। उसका चेहरा पीला था, हाथ कांप रहे थे। "मुझे नहीं पता, साहब। कसम से, मुझे सिर्फ इस नाव को सीमा तक ले जाने के लिए कहा गया था।" उसकी आवाज कांप रही थी। ठंडा पसीना लगातार टपक रहा था, लेकिन उसकी निगाहें अधिकारी से सीधे मिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। सभी संकेत इशारा कर रहे थे, वह जितना कबूल कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा जानता था। उस रात रामेश्वरम का घाट एक खुला मुर्दाघर बन गया था। धीमी रोशनी समुद्र के पानी पर प्रतिबिंबित हो रही थी। हर बार जब किसी पीड़ित का चेहरा खींचा जाता, तो कैमरे का क्लिक जोर से सुनाई देता। उस खामोशी के बीच एक छोटी सी खोज ने एक सुराग दिया। एक पीड़ित की जेब से एक पारदर्शी प्लास्टिक मिला जिसमें कागज का एक टुकड़ा था। जब उसे खोला गया तो यह एक साधारण नौकरी का अनुबंध निकला, जिस पर एक धुंधला लोगो था जिस पर सितारा टैलेंट लिखा था। इसमें मीठे वादे थे, विदेश में एक गायक, नर्तक या मनोरंजनकर्ता के रूप में नौकरी, मोटी तनख्वाह, मुफ्त आवास। लेकिन कोई स्पष्ट पता नहीं था। हस्ताक्षर भी धुंधला था, मानो जाली हो। जांचकर्ता एक दूसरे को देखने लगे। वह घिसा हुआ कागज का टुकड़ा शायद एकमात्र कुंजी थी। वहीं से एक लंबी खोज शुरू हुई, जो सीमा पार मानव तस्करी के काले साये का पीछा कर रही थी। रात गहराती जा रही थी, लेकिन जो लोग उस रात रामेश्वरम के घाट पर थे, उनके लिए वह रात कभी भुलाई नहीं जा सकती थी। क्योंकि उस पुरानी नाव में जमी हुई 36 लाशों से
एक बड़ा रहस्य अभी अभी खुला था। पूर्वी क्षितिज पर भोर अभी अभी हुई थी। रामेश्वरम का आसमान ग्रे से हल्के नारंगी रंग में बदल गया। पतला कोहरा धीरे धीरे हट रहा था, लेकिन रामेश्वरम के घाट पर माहौल अभी भी उदास था। 36 लाशों को ढकने वाले सफेद कपड़ों की कतार खामोश पड़ी थी, मानो एक नए दिन का स्वागत करने से इनकार कर रही हो। फोरेंसिक टीम रात से ही बिना रुके काम कर रही थी। हर शव को एक नंबर दिया गया, फोटो खींची गई और उसकी विशेषताओं को नोट किया गया। बाल, निशान, यहाँ तक कि कपड़ों का विवरण भी। सब कुछ सावधानी से किया गया। लेकिन जितना अधिक डेटा एकत्र किया गया, एक बात उतनी ही स्पष्ट हो गई। ये लोग मछुआरे नहीं थे। वे बहुत छोटे थे। उनके शरीरों पर समुद्री कामगारों के कोई निशान नहीं थे। अधिकांश की उम्र 20 से 30 साल के बीच है। फोरेंसिक डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपने दागदार दस्ताने उतारते हुए कहा। कई बहुत दुबले हैं, कुपोषण का संकेत। बाहों और पीठ पर पिटाई के निशान भी हैं। वे डूबने से नहीं मरे, नहीं गोली लगने से। सबसे अधिक संभावना है कि वे उस जमे हुए कमरे में धीरे धीरे मरे। इस वाक्य ने छोटे से मेज पर माहौल को और भी खामोश कर दिया। कल रात पीड़ित की जेब से मिला कागज का टुकड़ा अब एक सबूत के प्लास्टिक बैग में पड़ा था। सितारा टैलेंट लिखा हुआ धुंधला लोगो ध्यान का केंद्र बन गया था। एक युवा जांचकर्ता ने भौहें सिकोड़ी। टैलेंट मतलब एक मनोरंजन कंपनी? लेकिन कार्यालय का कोई पता नहीं है, बस एक फोन नंबर। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सपाट जवाब दिया। ठीक यही है जिस पर हमें शक करना चाहिए। फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल अक्सर संभावित प्रवासी कामगारों को धोखा देने के लिए किया जाता है। इस बीच नाव का कप्तान मुरुगन अभी भी लोहे की कुर्सी पर बैठा था। 2 सशस्त्र अधिकारियों द्वारा पहरा दिया जा रहा था। पिछली रात से वह एक ही वाक्य दोहरा रहा था, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ नाव ले जाने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके माथे पर ठंडा पसीना, उसकी टालमटोल भरी निगाहें, सब कुछ दिखा रहा था कि वह कुछ छिपा रहा है। उस रात के ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले अधिकारी शांत लेकिन तीखी आवाज में उसके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मुरुगन, अगर तुम सच में सिर्फ मछली ले जा रहे थे, तो जब दरवाजा खोला गया तो तुम इतने डरे हुए क्यों थे? तुमने हमें रोकने की कोशिश क्यों की? मुरुगन ने नीचे देखा। उसके होंठ हिले लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। विक्रम ने जोर से मेज पर दस्तक दी। याद रखो, तुम्हारी नाव में 36 लोग मरे हैं। अगर तुम चुप रहते हो तो तुम भी उनके साथ डूब जाओगे। आखिरकार मुरुगन धीरे से बुदबुदाया। मुझे सिर्फ आदेश दिया गया था। किसी ने फोन किया। उसकी आवाज भारी थी, जिसमें तमिल लहजा था। उसने कहा, तुम्हें बस नाव को सीमा तक ले जाना है। वहां एक छोटी नाव लेने आएगी। उस छोटे से विवरण ने जांचकर्ताओं को एक दूसरे को देखने पर मजबूर कर दिया। एक स्पष्ट समन्वय था। यह सिर्फ एक मछली पकड़ने वाली नाव नहीं थी जिसमें संयोग से लाशें थी। पर्दे के पीछे एक नेटवर्क काम कर रहा था। इस बीच घाट के किनारे एक दस्तावेजी फोटोग्राफर आखिरी पीड़ित का चेहरा खींचने के बाद एक पल के लिए रुक गया। उसने सिर झुकाया, उसकी आंखें नम हो गईं। वे अभी भी छोटे थे, हमारे अपने बच्चे हो सकते थे, वह धीरे से बुदबुदाया। उसके कुछ सहयोगी बस सिर हिला सके। उस दुख का वर्णन करने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं थे। दोपहर में एक आपातकालीन रिपोर्ट तैयार की गई। पीड़ितों की तस्वीरें, मुरुगन का प्रारंभिक बयान और नकली नौकरी का अनुबंध फाइल में डाला गया। रिपोर्ट को तुरंत दिल्ली भेजा गया। आपराधिक जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुख्यालय में शीर्ष अधिकारियों की मेज पर।
माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। बड़ा बैठक कक्ष अधिकारियों से भरा था। प्रोजेक्टर स्क्रीन पर रामेश्वरम के घाट की तस्वीरें, अकड़े हुए शरीरों की कतारें और धुंधले लोगों वाले घिसे हुए कागज का टुकड़ा दिखाया गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सामने खड़े थे। उनका चेहरा कठोर था। यह कोई समुद्री दुर्घटना नहीं है। यह मानव तस्करी का सबूत है, उन्होंने जोर से कहा। इन युवाओं को विदेश में नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जो मिला वह एक जमे हुए कमरे में मौत थी। हम इसे यहीं नहीं रुकने दे सकते। उन्होंने स्क्रीन पर अनुबंध पत्र की ओर इशारा किया। सितारा टैलेंट नाम को हमें उजागर करना होगा। भर्ती कहाँ से हुई? इसके पीछे कौन है? और पैसे का प्रवाह कहाँ है? बैठक कक्ष शांत था। केवल तेजी से लिखने वाले पेनों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर एक अन्य अधिकारी ने जोड़ा, पहला कदम, पीड़ितों की पहचान करें। उनके परिवारों को सच्चाई जाननी चाहिए। दूसरा कदम, मुरुगन से और जानकारी निकलवाए। तीसरा कदम, साइबर टीम तुरंत इस फर्जी कंपनी के डिजिटल निशान को ट्रैक करे। साइबर टीम तुरंत मॉनिटरों से भरे एक कमरे में काम करने लगी। स्क्रीन पर ऑनलाइन नौकरी की वेबसाइटें, सोशल मीडिया पर विज्ञापन और चैट ग्रुप दिखाई दे रहे थे। सभी में मीठे वादे थे। श्रीलंका में मोटी तनख्वाह, आसान काम, मुफ्त आवास। पहली नजर में यह विश्वसनीय लग रहा था, लेकिन प्रशिक्षित आंखों के लिए धोखे का पैटर्न स्पष्ट था। उन्होंने साइट कोड को ट्रैक किया, आईपी पते की जांच की और विज्ञापन पोस्ट करने वाले खातों का पता लगाया। परिणाम चौंकाने वाले थे। कुछ वास्तव में श्रीलंका से थे, लेकिन एक और पैटर्न था। बड़ी संख्या में पोस्ट रामेश्वरम और आसपास के तटीय कस्बों से किए गए थे। एक साइबर विश्लेषक ने फुसफुसाया, तो वे सिर्फ विदेश में काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हमारी ही जमीन पर एक नेटवर्क बनाया है। इस खोज ने कमरे का माहौल अचानक भारी कर दिया। इंस्पेक्टर विक्रम ने मेज पर दस्तक दी। अगर यह सच है कि उनका रामेश्वरम में एक नेटवर्क है, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हर मिनट एक नया पीड़ित गिर सकता है। इस बीच रामेश्वरम में फोरेंसिक टीम को कुछ और मिला। एक पीड़ित की उंगली से उन्हें आरके अक्षरों वाली एक सस्ती अंगूठी मिली। एक अन्य पीड़ित की जेब से उन्हें रामेश्वरम के लिए एक फेरी नाव का टिकट मिला, जिसकी तारीख उनकी मौत से सिर्फ एक हफ्ते पहले की थी। सभी संकेत बता रहे थे कि इन लोगों को आधिकारिक तौर पर भर्ती किया गया था, रामेश्वरम लाया गया, फिर बंधक बनाकर समुद्र में भेज दिया गया। सबूतों की जांच कर रहे अधिकारी ने एक लंबी सांस ली। वे शायद उम्मीदों के साथ आए थे, लेकिन यहीं उनकी उम्मीदें खत्म हो गईं। दिल्ली में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह दीवार पर लगे एक बड़े नक्शे को देख रहे थे। उनकी तर्जनी ने रामेश्वरम के बिंदु को दबाया, फिर आसपास के कस्बों की ओर बढ़ी और अंत में श्रीलंका के मन्नार पर रुक गई। लाल धागा यही है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। रामेश्वरम प्रवेश द्वार के रूप में, अन्य कस्बे पारगमन के रूप में और मन्नार गंतव्य के रूप में। अगर हम इस श्रृंखला को अभी नहीं तोड़ते, तो उस नाव जैसी त्रासदियां बार बार होती रहेंगी। कमरे में सभी ने सिर हिलाया। शिकार शुरू हो गया था। रात रामेश्वरम पुलिस मुख्यालय में धीरे धीरे रेंग रही थी। छोटे ग्रे रंग के पूछताछ कक्ष को केवल एक नियॉन लैंप से रोशन किया गया था, जो लोहे की मेज के ऊपर लटका हुआ था। दाहिनी कुर्सी पर पुरानी नाव का कप्तान मुरुगन पीले चेहरे के साथ बैठा था। उसके हाथ कुर्सी के हत्थे से बंधे हुए थे। एयर कंडीशनिंग वाले कमरे के बावजूद उसके माथे से ठंडा पसीना अभी भी टपक रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सीधे खड़े थे। उनकी निगाहें तीखी थी। एक पल के लिए वह बस चुप रहे,
दीवार घड़ी की टिक-टिक को कमरे पर हावी होने दिया। वह खामोशी डांट से कहीं ज्यादा भयावह थी। मुझे कुछ नहीं पता, साहब। मुरुगन की आवाज लगभग एक फुसफुसाहट की तरह कांप रही थी। मुझे सिर्फ उस नाव को ले जाने के लिए कहा गया था। मैंने सोचा कि उसमें जमी हुई मछली है। विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेज पर एक तस्वीर रखी। तस्वीर में नाव के निचले हिस्से में जमे हुए शरीरों का ढेर दिख रहा था। इसे ध्यान से देखो। वे तुम्हारी नाव में मरे। तुम अब भी कहना चाहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता? मुरुगन ने सिर झुका लिया। उसके कंधे हिल रहे थे। उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं कसम खाता हूं, मुझे कभी नहीं पता था कि अंदर लोग हैं। मुझे बस नाव को एक निश्चित बिंदु तक पहुंचाने के लिए 50,000 रुपए दिए गए थे। विक्रम पास आए। उनकी आवाज सपाट लेकिन चुभने वाली ठंडी थी। 50,000 रुपए? तुमने 36 जाने कुछ सिक्कों के लिए बेच दी। मुरुगन चौंक गया। उसने कमरे के कोने में लगे निगरानी कैमरे की ओर देखने की कोशिश की, मानो दया की तलाश कर रहा हो। लेकिन कैमरा बस ठंड से घूरता रहा। एक और जांचकर्ता एक फाइल लेकर अंदर आया। यह मुरुगन का बैंक खाता डेटा है, सर। एक अज्ञात खाते से एक ट्रांसफर आया है। राशि उससे कहीं ज्यादा है जो उसने बताई है। विक्रम ने फाइल खोली, उस शीट को मुरुगन के सामने रखा। तुमने 50,000 कहा, लेकिन यहाँ तुम्हारी नाव के निकलने से 2 दिन पहले 5 लाख रुपए का ट्रांसफर है। समझाओ। मुरुगन चुप हो गया। उसके होंठ हिले लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों में पानी भर आया। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, मैं मजबूर था। कर्ज जमा हो गया था। बच्चे को स्कूल भेजना था। अगर मैं मना करता तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार को भी नुकसान होगा। विक्रम ने उसे देर तक देखा। वे कौन थे? मुरुगन ने अपने होंठ काटे। मैं नहीं जानता। उसकी आवाज भारी थी, जिसमें तमिल लहजा था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे नाव को सीमा के पानी तक ले जाना है। वहां एक छोटी नाव लेने आएगी। उसके बाद मैं घर जा सकता था। विक्रम आगे झुका। एक नाम। तुम्हें एक नाम या कम से कम एक उपनाम तो पता ही होगा। मुरुगन ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, साहब। उन्होंने कभी नाम नहीं बताया। मुझे बस एक फोन नंबर दिया गया था। वह नंबर अब सक्रिय नहीं है। विक्रम ने और जोर दिया। अगर तुम छिपाते रहोगे तो तुम बलि का बकरा बन जाओगे। तुम पर उन 36 लोगों की हत्या का आरोप लगाया जाएगा। मुरुगन कांपने लगा। उसके आंसू मेज पर गिर पड़े। मैं हत्यारा नहीं हूं, साहब। मैं बस एक बूढ़ा मछुआरा हूं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। पूछताछ एक पल के लिए रुक गई। विक्रम कमरे से बाहर निकला, गलियारे में एक लंबी सांस ली। वह जानता था कि मुरुगन मुख्य साजिशकर्ता नहीं था। वह सिर्फ एक छोटा मोहरा था, कर्ज और धमकियों से मजबूर। लेकिन वही छोटा मोहरा था जो असली मास्टरमाइंड की ओर जाने वाला रास्ता खोल रहा था। एक छोटे से बैठक कक्ष में विक्रम अपनी टीम के साथ इकट्ठा हुआ। मेज पर फाइलें बिखरी हुई थी। व्हाइट बोर्ड पर एक साधारण स्कीमा बनाया गया था। मुरुगन, रहस्यमयी फोन संपर्क, भर्ती नेटवर्क। मुरुगन ने कोई नाम नहीं दिया, लेकिन उसने उल्लेख किया कि सीमा पर एक छोटी नाव लेने वाली थी। इसका मतलब है कि एक स्पष्ट समन्वय है। वे जानते थे कि वह नाव कब और कहां से गुजरेगी, एक जांचकर्ता ने कहा। सही है, दूसरे ने जोड़ा।
अगर हम मुरुगन से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किए गए फोन नंबर को ट्रैक कर सकते हैं, तो शायद हम संपर्क व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं। साइबर टीम फिर से काम पर लग गई। उन्होंने उस नंबर को ट्रैक किया जिसने कभी मुरुगन से संपर्क किया था। सिग्नल डेटा से कॉल आखिरी बार रामेश्वरम के पास एक तटीय क्षेत्र में सक्रिय था, इससे पहले कि वह पूरी तरह से बंद हो गया। वह स्थान एक छोटे बंदरगाह के पास था जिसका इस्तेमाल अक्सर मछली पकड़ने वाली नावें करती थी। विक्रम ने सिर हिलाया। हम वहां एक निगरानी टीम भेजेंगे। अगर यह नेटवर्क अभी भी सक्रिय है, तो वे जल्द ही या बाद में फिर से दिखाई देंगे। इस बीच नाव में लाशें मिलने की खबर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के गांवों तक फैल गई थी। परिवार उन 36 लाशों में अपने बच्चों, भाई बहनों या रिश्तेदारों को खोजने की उम्मीद में रामेश्वरम आने लगे थे। शव पहचान कक्ष में माहौल आंसुओं से भरा था। एक मां अपनी बेटी की उंगली में अंगूठी पहचानने के बाद बेहोश हो गई। एक पिता अपने बेटे की तस्वीर को घूर रहा था, जो अभी भी सस्ती चप्पल पहने हुए था। अधिकारियों के लिए यह सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं था, यह एक मानवीय त्रासदी थी। और जितनी देर वे देरी करते, उतने ही नए पीड़ित इस नेटवर्क के जाल में फंस सकते थे। उस रात विक्रम पहले से ही शांत रामेश्वरम घाट पर खड़ा था। ठंडी समुद्री हवा चल रही थी, जो एक चुभने वाली नमकीन गंध ला रही थी। उसने उस पुरानी नाव को देखा, जिसका पेंट उखड़ा हुआ था, जो अब पीली पट्टी से कसकर संरक्षित थी। मन ही मन उसने वादा किया, मैं इसके पीछे जो भी है, उसे ढूंढ निकालूंगा। 36 जाने व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। मुरुगन शायद सिर्फ एक मोहरा था, लेकिन इसी मोहरे से उस अंधेरे नेटवर्क का दरवाजा खुलने लगा था। अगस्त 2022 की शुरुआत, दिल्ली। सीबीआई मुख्यालय की इमारत उस रात अभी भी रोशन थी, भले ही दीवार घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। तीसरी मंजिल के बैठक कक्ष में माहौल सामान्य से बहुत दूर था। कुर्सियां वरिष्ठ अधिकारियों से भरी थी। उनके चेहरे तनावग्रस्त थे। रामेश्वरम की तस्वीरें प्रोजेक्टर स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव, घाट पर लिटाई गई लाशों की कतारें और सितारा टैलेंट लिखे हुए धुंधले लोगों वाला एक घिसा हुआ नौकरी का अनुबंध। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह स्क्रीन के सामने खड़े थे। उनकी मुट्ठी बंधी हुई थी। उनकी आवाज दृढ़ थी, भावनाओं को दबाने के लिए लगभग कांप रही थी। सहयोगियों, यह सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है, यह एक मानवीय त्रासदी है। 36 युवा एक मछली पकड़ने वाली नाव में जमकर मर गए। उन्हें नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में उन्हें सड़े हुए सामान की तरह माना गया। हमें सिर्फ कप्तान पर नहीं रुकना चाहिए। हमें इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। कमरा शांत था। सभी की निगाहें स्क्रीन पर थी। विक्रम ने जारी रखा, कप्तान के बयान से सीमा पर एक छोटी नाव लेने वाली थी। नकली अनुबंध से हम जानते हैं कि एक फर्जी कंपनी भर्ती कर रही थी। डिजिटल निशान से हम जानते हैं कि विज्ञापन रामेश्वरम और आसपास के क्षेत्रों से शुरू हुए। इसका मतलब है कि यह एक सीमा पार नेटवर्क है। अगर हम कार्रवाई करने में देर करते हैं, तो नए पीड़ित होंगे। मेज के अंत में बैठे एक महानिदेशक आगे झुके। तुम्हारा प्रस्ताव क्या है, विक्रम? एक दृढ़ आवाज में विक्रम ने कहा, एक विशेष मानव तस्करी कार्यबल, ऑपरेशन सेतु का गठन करें। साइबर, खुफिया और फील्ड यूनिट्स की एक संयुक्त टीम। जांच करने, गुप्त रूप से काम करने और यदि आवश्यक हो तो सीमा पार करने का पूरा अधिकार दिया जाए। कुछ अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। प्रस्ताव गंभीर था, लेकिन स्थिति वास्तव में तत्काल थी। अंत में
महानिदेशक ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम खुद उस टीम का नेतृत्व करोगे, विक्रम। आज रात से ऑपरेशन शुरू होता है। याद रखो, पहली प्राथमिकता जीवित पीड़ितों को बचाना है। दूसरा, अपराधियों को पकड़ना। तीसरा, इस नेटवर्क को जड़ से नष्ट करना। इस फैसले का स्वागत पेनों की खटखटाहट, त्वरित नोट्स और निर्देशों के साथ किया गया जो तुरंत विभिन्न इकाइयों में फैला दिए गए। अगले दिन सीबीआई मुख्यालय के भूतल पर एक कमरे को एक छोटे ऑपरेशन मुख्यालय में बदल दिया गया। दीवार पर लगे एक बड़े नक्शे में रामेश्वरम से श्रीलंका तक का समुद्री मार्ग दिखाया गया था। रामेश्वरम के बिंदु से एक लाल धागा खींचा गया था जो मन्नार तक जाता था। टीम में विभिन्न डिवीजनों के लोग शामिल थे। ऑनलाइन विज्ञापनों, फर्जी वेबसाइटों और लेनदेन खातों को ट्रैक करने के लिए साइबर यूनिट, क्षेत्र में गतिविधियों की घुसपैठ और निगरानी के लिए खुफिया यूनिट, गिरफ्तारी और बचाव कार्यों के लिए फील्ड यूनिट। विक्रम ने सीधे नेतृत्व किया। हम कार्यों को विभाजित करते हैं। साइबर सितारा टैलेंट के डिजिटल निशान पर ध्यान केंद्रित करें। पता लगाएं कि इस्तेमाल किए गए फोन नंबर और खातों का मालिक कौन है। खुफिया रामेश्वरम और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखें। किसी भी संदिग्ध भर्तीकर्ता को नोट करें। फील्ड एक गुप्त परिदृश्य तैयार करें। हमें उनके घेरे में आने के लिए एक अंदरूनी सूत्र की जरूरत है। एक साइबर विश्लेषक ने प्रारंभिक परिणाम बताए। हमें सोशल मीडिया पर दर्जनों समान विज्ञापन मिले हैं। सभी मनोरंजन या रेस्तरां कर्मचारियों के रूप में श्रीलंका में मोटी तनख्वाह का वादा करते हैं। संपर्क नंबर अलग अलग हैं, लेकिन ट्रैक करने के बाद अपलोडिंग सर्वर बार बार रामेश्वरम से दिखाई दिया। अच्छा, विक्रम ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि उनका रामेश्वरम में एक आधार है। खोदते रहो। दूसरी ओर क्षेत्र से लौटे एक खुफिया एजेंट ने बात की। हमें स्थानीय मछुआरों से जानकारी मिली है। कहते हैं, बंदरगाह के पास एक खाली घर है जिसका इस्तेमाल अक्सर अजनबी लोग करते हैं। रातों को हमेशा एक कार आती है, युवाओं को उतारती है और फिर समुद्र की ओर गायब हो जाती है। यह एक पारगमन स्थल हो सकता है। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। यह और भी स्पष्ट होता जा रहा है। रामेश्वरम भर्ती का द्वार है, यह घर पारगमन बिंदु है और मन्नार अंतिम गंतव्य है। हमें इस श्रृंखला को तोड़ना होगा। अगली रात रामेश्वरम में फील्ड टीम ने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। वे मछुआरों, ऑटो रिक्शा चालकों और यहां तक कि बंदरगाह के आसपास कॉफी स्टॉलों के विक्रेताओं के रूप में गुप्त रूप से काम कर रहे थे। हर हरकत को नोट किया गया, हर नए चेहरे को दूर से फोटो खींचा गया। एक रात एक एजेंट ने एक छोटे रेडियो के माध्यम से रिपोर्ट किया, बंदरगाह के पास एक कॉफी की दुकान पर एक संदिग्ध बैठक हो रही है। एक 40 वर्षीय, दुबला, पतले बालों वाला आदमी अक्सर उम्मीदवार शब्द का उल्लेख करते हुए फोन पर बात करता है। उसे बंदरगाह पर नए युवाओं के साथ भी कई बार देखा गया है। उस आदमी का नाम बाद में खुफिया रिपोर्ट में सामने आया, सेल्वम। दिल्ली के ऑपरेशन मुख्यालय में विक्रम ने स्क्रीन पर प्रक्षेपित सेल्वम की तस्वीर को देखा। उसका चेहरा साधारण था, आकर्षक नहीं, लेकिन उसकी आंखें तेज और सतर्कता से भरी थी। इस चेहरे को याद रखो, विक्रम ने कहा। वह अगली कुंजी हो सकता है। हम कोई गलती नहीं कर सकते। हमें उसके घेरे में आने के लिए एक चारे की जरूरत है। कमरा शांत हो गया। चारा का मतलब था कि किसी को एक संभावित प्रवासी कामगार के रूप में गुप्त रूप से काम करना होगा, अपनी जान जोखिम में डालकर। विक्रम ने अपनी टीम को देखा। मुझे पता है यह खतरनाक है, लेकिन गुप्त ऑपरेशन के बिना
हम कभी भी सेल्वम जैसे लोगों को नहीं छू पाएंगे। हमें एक स्वयंसेवक की जरूरत है। वह खामोशी आखिरकार एक युवा महिला की आवाज से टूटी। मीना, 27 वर्षीय खुफिया यूनिट की सदस्य, आगे बढ़ी। उसका चेहरा साधारण था, उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसकी आंखों में साहस भरा था। मैं तैयार हूं, सर। मैं नौकरी की तलाश में एक गांव की लड़की बन सकती हूं। सेल्वम जैसे लोग जल्दी विश्वास कर लेंगे। विक्रम ने उसे कुछ सेकंड तक देखा। मीना, क्या तुम्हें जोखिम का एहसास है? तुम्हारा हर शब्द एक जाल हो सकता है। तुम अकेली नहीं होगी, लेकिन पहली पंक्ति तुम्हारे हाथों में है। मीना ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं तैयार हूं, सर। फैसला हो गया। उस रात छोटे ऑपरेशन मुख्यालय में एक बड़े गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाई जाने लगी। एक नकली अनुबंध पत्र से, एक बूढ़े कप्तान के मुंह से, एक साधारण दिखने वाले भर्तीकर्ता के चेहरे तक, सभी धागे अब जुड़ने लगे थे। और उनके पीछे एक बड़े, अंधेरे नेटवर्क की छाया उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही थी। रामेश्वरम घाट पर 36 लाशें मिलने के 2 दिन बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन में अचानक एक दुबलेपतले युवक के आने से हड़कंप मच गया। कपड़े मुड़े हुए, चेहरा पीला और कदम लड़खड़ाते हुए वह खाली आंखों से गार्ड रूम में दाखिल हुआ और फिर धीमी आवाज में बोला, जो लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। मैं राजू कुमार हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं उनके हाथों में था। मैं भाग निकला। सुनने वाले अधिकारी तुरंत चुप हो गए। एक पल के लिए उस कमरे में केवल एक पुराने पंखे की चरमराती आवाज थी। राजू को तुरंत एक सुरक्षित कमरे में ले जाया गया। 2 जांचकर्ता एक ट्रॉमा काउंसलर के साथ उसके साथ थे। चमकती नियॉन लाइट के नीचे राजू का चेहरा थका हुआ लग रहा था। हर बार जब वह बोलता, उसकी आवाज टूट जाती, मानो हर शब्द उसके दिल में एक नया घाव कर रहा हो। मुझे विदेश में नौकरी का वादा किया गया था, राजू ने बताना शुरू किया। कहा गया था कि श्रीलंका में एक कैफे में गायक बनना है। मोटी तनख्वाह, मुफ्त आवास। मैंने विश्वास कर लिया। मैं गांव में अपने माता पिता की मदद करना चाहता था। वह एक पल के लिए रुका, सिर झुकाया, आंसू रोकने की कोशिश की। मेज पर उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन रामेश्वरम पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। मुझे एक छोटे से घर में ले जाया गया। खिड़कियां कसकर बंद थी, दरवाजा बाहर से बंद था। हम फर्श पर एक दूसरे से सटकर सोते थे, दिन-रात पहरा दिया जाता था। कुछ दिनों के बाद हमें चुपचाप एक छोटी नाव में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां से हमें मन्नार ले जाया गया। मैंने सोचा कि मैं काम शुरू करने वाला हूं। पता चला कि असली दुःस्वप्न तो अभी शुरू हुआ था। उसकी सांसें अटक गईं। जांचकर्ता ने उसे समय देते हुए इंतजार किया। मन्नार में हमें एक बड़े गोदाम में ले जाया गया। खिड़कियां बंद, दरवाजा बंद, चारों ओर कांटेदार तार की बाड़। अंदर दर्जनों लोग थे। हमें तंग कमरों में ठूंस दिया गया था। कोई मंच नहीं, कोई मनोरंजन का काम नहीं। हमें कंप्यूटर और फोन के सामने घंटों बैठने के लिए मजबूर किया गया। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए कहा गया। अगर हम मना करते तो हमें पीटा जाता। अगर हम बीमार पड़ते तो कोई दवा नहीं मिलती। उसकी आवाज टूट गई। उसके गालों पर आंसू गिर पड़े। मैंने अपने कमरे के साथी दिनेश को देखा। उसे कई दिनों तक तेज बुखार था। हमने दवा के लिए भीख मांगी, लेकिन वे सिर्फ हंसे। एक सुबह दिनेश फिर नहीं उठा। उसके शरीर को बाहर घसीट लिया गया। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। पूछताछ कक्ष शांत हो गया।
यहाँ तक कि जो जांचकर्ता गंभीर मामलों से निपटने के आदी थे, उन्होंने भी भावना में सिर झुका लिया। राजू ने धीमी आवाज में जारी रखा, मुझे पता था कि अगर मैं वहां रहा तो मेरा भी वही हश्र होगा। एक रात कुछ गार्ड नशे में थे। वे सो गए। मैंने पीछे कांटेदार तार की बाड़ में एक छोटी सी दरार देखी। मैं बाहर रेंग गया। मेरे हाथों में लगे घावों की मैंने परवाह नहीं की। मैं बिना पीछे मुड़े भागा। मैं झाड़ियों में छिप गया और फिर एक मछली पकड़ने वाली नाव पर चढ़ गया जो मुझे वापस रामेश्वरम ले आई। उसने अपनी घिसी हुई जैकेट में हाथ डाला। जेब से उसने एक मुड़ातुड़ा कागज का टुकड़ा निकाला जो पेंसिल से भरा हुआ था। उसने उसे मेज पर फैला दिया। मैंने इसे याददाश्त से बनाया है, उसने धीरे से कहा। जांचकर्ता पास आए। कागज में एक कच्चा नक्शा था, तंग कमरे, गार्ड रूम, कांटेदार तार की बाड़, गेट और पास में एक पुरानी कार्यशाला। ऊपरी कोने में 2 नाम लिखे थे, रवि वर्मा और राणा साहब। मैंने अक्सर गार्डों को रवि का नाम लेते सुना, राजू ने स्पष्ट किया। एक लंबा, दुबला भारतीय आदमी, ठंडी आंखें। उसे अक्सर निगरानी का आदेश दिया जाता था। और एक और था। सब उसे बड़े साहब कहते थे। उसका असली नाम विक्रमादित्य राणा है, एक श्रीलंकाई। मैंने उसका चेहरा कभी सीधे नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी भारी आवाज सुनी है। जब उसका नाम लिया जाता था तो हर कोई डरता था। जांचकर्ता एक दूसरे को देखने लगे। रवि और राणा के नाम अब अफवाह नहीं थे। वे अब जांच के नक्शे में स्पष्ट दिशा बन गए थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने तनावग्रस्त चेहरे से रिपोर्ट प्राप्त की। उन्होंने मेज पर कच्चे नक्शे को देखा और फिर धीरे से कहा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। हमारे पास एक जीवित गवाह है। हमारे पास एक दिशा है। लेकिन उस कांटेदार तार की बाड़ के पीछे अभी भी दर्जनों लोग हो सकते हैं जो बाहर नहीं निकल पाए। उस रात की बैठक का मिजाज बदल गया। अब यह सिर्फ एक नेटवर्क को उजागर करने के बारे में नहीं था। एक नया, अधिक तत्काल ध्यान था, उन लोगों को बचाना जो अभी भी उस गोदाम के अंदर जीवित थे। राजू, विक्रम ने उस युवक को देखते हुए कहा, तुम्हारी गवाही मूल्यवान है, लेकिन अब हमें एक कहानी से ज्यादा की जरूरत है। तुम्हें इन लोगों को पहचानने में हमारी मदद करनी होगी। तुम तैयार हो? राजू ने नम आंखों से उसे देखा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन धीरे धीरे दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। उसने धीरे से सिर हिलाया। अगर यह मेरे दोस्तों को बचा सकता है, तो मैं तैयार हूं। ऑपरेशन मुख्यालय में रात गहराती जा रही थी। दीवार पर रामेश्वरम के घाट पर पीड़ितों की तस्वीरें अभी भी लगी हुई थी। उनके बगल में अब राजू कुमार द्वारा हाथ से बनाया गया कच्चा नक्शा चिपकाया गया था। 2 बड़े नाम, रवि वर्मा और विक्रमादित्य राणा, लाल घेरे में थे। इंस्पेक्टर विक्रम उस नक्शे के सामने खड़े थे, दोनों हाथ कमर पर। अब से हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। रवि मार्ग के नियंत्रक के रूप में, राणा बड़े मास्टरमाइंड के रूप में। लेकिन उससे पहले हमें रामेश्वरम में स्थानीय भर्तीकर्ता को छूना होगा। सभी संकेत सेल्वम की ओर इशारा करते हैं। वह हमारा प्रवेश द्वार है। टीम ने एक साथ सिर हिलाया। उनके चेहरों पर वही दृढ़ संकल्प चित्रित था। यह ऑपरेशन अब सिर्फ एक आपराधिक शिकार नहीं था, बल्कि एक कांपते हुए पेंसिल से खींचे गए घिसे हुए कागज के टुकड़े से एक बचाव मिशन था। मानव तस्करी के बड़े रहस्य का रास्ता धीरे धीरे खुल रहा था। उस दोपहर रामेश्वरम का आसमान उदास लग रहा था। ग्रे बादल नीचे लटक रहे थे, मानो नीचे चल रहे रहस्य को छिपा रहे हों। एक साधारण घर में
जिसे एक गुप्त ऑपरेशन पोस्ट में बदल दिया गया था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह गंभीर चेहरे से लैपटॉप स्क्रीन को देख रहे थे। वहां एक 40 वर्षीय व्यक्ति की तस्वीर थी। मध्यम शरीर, पतले बाल, साधारण चेहरा, लेकिन उसकी आंखें तेज और सतर्कता से भरी थी। तस्वीर के नीचे नाम था सेल्वम। वह स्थानीय भर्ती करता है, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। रामेश्वरम से निकलने वाला हर पीड़ित इस आदमी के हाथों से गुजरता है। अगर हम उसे छू सकते हैं तो हम उसके वरिष्ठों का दरवाजा खोल सकते हैं। कमरे में बैठे एजेंट एक दूसरे को देखने लगे। एक भर्तीकर्ता को छूना आसान काम नहीं था। सेल्वम चालाक माना जाता था। वह शायद ही कभी सीधे बात करता था, आमतौर पर केवल फोन या बिचौलियों के माध्यम से। उसके पास पहुंचने के लिए एक रणनीति, एक चारे की जरूरत थी। वह खामोशी आखिरकार एक महिला की आवाज से टूटी। मीना, एक युवा खुफिया सदस्य, आगे बढ़ी। उसका चेहरा साधारण था, आकर्षक नहीं। ठीक यही उसकी खूबी थी। नरम आवाज में उसने कहा, मुझे जाने दीजिए, सर। मैं नौकरी की तलाश में एक गांव की लड़की के रूप में गुप्त रूप से जा सकती हूँ। सेल्वम जैसे लोग जल्दी विश्वास कर लेंगे। विक्रम ने उसे ध्यान से देखा। मीना, क्या तुम्हें जोखिम का एहसास है? एक भी गलत शब्द और तुम्हारी जान जा सकती है। मीना ने एक पल के लिए सिर झुकाया और फिर दृढ़ आंखों से अपना सिर उठाया। मैं तैयार हूँ, सर। उन लोगों को बचाने के लिए जो अभी भी उस कांटेदार तार की बाड़ के पीछे जीवित हैं। उस रात मीना ने अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसके बाल ढीले ढाले गुंथे हुए थे। उसके कपड़े एक घिसी हुई टी-शर्ट और सस्ती पैंट में बदल दिए गए थे। उसके चेहरे को पतले पाउडर से थोड़ा सांवला बना दिया गया था। उसने गांव के लहजे में बात करने का अभ्यास किया, शर्मीली दिखने के लिए अपना सिर झुकाकर। हर छोटे विवरण का ध्यान रखा गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो मीना ने उस फोन नंबर पर संपर्क किया जिसकी साइबर टीम निगरानी कर रही थी। लाइन पर खड़खड़ाहट हुई और फिर दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी। हेलो, यह सेल्वम है। क्या तुम श्रीलंका में काम करना चाहती हो? मीना ने एक गहरी सांस ली और फिर एक भोली आवाज में जवाब दिया, हाँ, भैया। मैं बस अपने माता पिता के लिए पैसे कमाना चाहती हूँ। सुना है काम आसान है, बहुत सारा पैसा भेज सकती हूँ। फोन के दूसरे छोर पर सेल्वम धीरे से हंसा। सही है, बहन। अगर तुम मेरे साथ आती हो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कई लोग पहले ही सफल हो चुके हैं, लेकिन मुझे यह जानना होगा कि तुम गंभीर हो या नहीं। मीना ने अपनी सांस रोकी और फिर जवाब दिया, मैं बहुत गंभीर हूँ, भैया। मैं गा सकती हूँ, भले ही मेरी आवाज देहाती हो, बस कोई ईमानदार काम मिल जाए। एक पल की खामोशी। फिर सेल्वम की आवाज और अधिक मिलनसार हो गई। अच्छा, कल शाम हम मिलते हैं। रामेश्वरम सेंटर में एक छोटा कैफे है। तुम अकेली आना, किसी को साथ मत लाना। यह बातचीत पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गई। नियंत्रण कक्ष में विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने चारा निगल लिया। कल हम पूरी निगरानी रखेंगे। अगले दिन रामेश्वरम का आसमान मेघाच्छन्न था। मुख्य सड़क के पास एक साधारण कैफे में मीना एक कोने में एक कप कॉफी के साथ बैठी थी। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक शर्मीली मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर आया। मध्यम शरीर, चिकने बाल, पतली शर्ट। उसकी मुस्कान मिलनसार थी, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं।
वह सेल्वम था। तुम मीना हो? उसने बैठते हुए पूछा। हाँ भैया, मीना ने धीरे से जवाब दिया, एक नकली पहचान का उपयोग करते हुए जिसे उसने याद कर लिया था। सेल्वम ने उसे सिर से पैर तक देखा, मानो यह आंक रहा हो कि यह लड़की पर्याप्त विश्वसनीय है या नहीं। फिर उसने बड़े बड़े वादों से नहीं, बल्कि एक और चालाक कहानी से बात करना शुरू कर दिया। तुम जानती हो, 3 महीने पहले एक और लड़की मेरे साथ आई थी। अब वह हर महीने अपने परिवार को लाखों रुपए भेज सकती है। क्या तुम भी ऐसा चाहती हो? मीना ने प्रशंसा का नाटक करते हुए सिर झुकाया। अगर यह सच है, तो मैं चाहती हूँ, भैया। मुझे क्या करना होगा? सेल्वम मुस्कुराया। आसान है। तुम अपने दस्तावेज और फोटो दो। आज रात मेरे साथ चलो। घर पर कुछ और उम्मीदवार भी हैं। कल या परसों तुम काम शुरू कर सकती हो। हर शब्द मीना के कॉलर में लगे एक छोटे माइक्रोफोन द्वारा स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया गया था। कैफे के बाहर निगरानी टीम ने हर विवरण को नोट करते हुए अपनी सांसें रोक रखी थी। बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। जाने से पहले सेल्वम ने अपने फोन पर तेजी से टाइप किया। एक अजनबी नंबर पर एक छोटा संदेश भेजा गया। आज रात नया उम्मीदवार तैयार है। वह सूचना उन सभी के दिलों की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी थी जो निगरानी कर रहे थे। सेल्वम खड़ा हुआ और मीना के कंधे पर थपथपाया। देर मत करना, ठीक है? आज रात तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। वह फिर शांत चेहरे से कैफे से बाहर निकल गया, यह जाने बिना कि दर्जनों आंखें उसका पीछा कर रही थी। नियंत्रण कक्ष में विक्रम ने तेज नजरों से स्क्रीन को देखा। उसका पीछा करो, उसे खोना मत। आज रात हम जानेंगे कि उसके पीछे और कौन छिपा है। ऑपरेशन अभी-अभी सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश किया था। चारा निगल लिया गया था। जाल खींचा जाने लगा था। उस शाम कैफे छोड़ने के बाद सेल्वम रामेश्वरम सेंटर के फुटपाथ पर आराम से चला गया। वह कभी-कभी अपने फोन पर झुकता, उसकी उंगलियां व्यस्त रूप से टाइप करतीं। उसने कभी महसूस नहीं किया कि दूर से एक छाया उसके हर कदम का पीछा कर रही थी। 2 सादे कपड़ों में एजेंट पीछे से पीछा कर रहे थे, जबकि एक बिना निशान वाली पुलिस कार सड़क के दूसरी ओर धीरे-धीरे चल रही थी। सभी संचार नियंत्रण कक्ष से जुड़े हुए थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह उस रात के ऑपरेशन का सीधे नेतृत्व कर रहे थे। लक्ष्य एक लॉज की ओर बढ़ रहा है, एजेंट की आवाज रेडियो पर सुनाई दी। सभी यूनिट्स तैयार रहें। सेल्वम एक संकरी गली में गया और एक पुराने लॉज के सामने रुक गया। दीवार का पेंट फीका पड़ गया था। जब उसने उसे खोला तो लकड़ी का दरवाजा चरमराया। अंदर से 2 युवक उसका स्वागत करने के लिए बाहर आए। उनके चेहरे कठोर और संदेह से भरे थे। उनमें से एक के पास एक काला बैग था। वे तीनों फिर गलियारे के अंत में एक कमरे में घुस गए। लक्ष्य अंदर है, 2 और लोग हैं, निगरानी एजेंट ने फिर से रिपोर्ट किया। विक्रम ने एक संक्षिप्त संकेत दिया। गतिविधि होने तक प्रतीक्षा करें। अभी धावा मत बोलो। कुछ मिनट बाद खिड़की की दरार से एक धुंधली आवाज सुनाई दी। दस्तावेज तैयार हैं। आज रात नाव निकल रही है। नया उम्मीदवार आ गया है। यह काफी है। विक्रम ने अपनी बाह उठाई। कार्रवाई करो। लॉज के कमरे का दरवाजा जोर से पीटा गया। पुलिस! हिलो मत। अराजकता तुरंत फैल गई। सेल्वम चौंक गया। उसने मेज पर लैपटॉप पकड़ा, उसे बंद करने और फर्श पर गिराने की कोशिश की। उसके एक आदमी ने चाकू निकाला। दूसरा दस्तावेजों से भरा एक बैग लेकर भागने की कोशिश की।
लेकिन टीम ने तेजी से कार्रवाई की। 2 एजेंटों ने चाकू वाले आदमी को नीचे गिरा दिया। एक अन्य ने सेल्वम के आदमी के हाथ से बैग छीन लिया। सेल्वम खुद खिड़की खोलने में कामयाब हो गया था और बाहर कूदने वाला था, लेकिन एक मजबूत हाथ ने उसके कॉलर को पकड़ लिया और उसके शरीर को दीवार से टकरा दिया। हथकड़ियां तुरंत उसकी कलाई पर लग गईं। सेकंडों में वह तंग लॉज का कमरा पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया था। 3 लोग फर्श पर पड़े थे, हाथ बंधे हुए थे। तलाशी शुरू हुई। परिणाम ने सभी को एक पल के लिए चुप करा दिया। गद्दे के नीचे 3 लैपटॉप थे। उनमें से एक की स्क्रीन अभी भी चालू थी, जिसमें एक ईमेल दिखाया गया था जो अभी-अभी आज रात की शिपमेंट शीर्षक से टाइप किया गया था। मेज पर दर्जनों सिम कार्ड बिखरे हुए थे, कुछ अभी भी सील थे। 2 फोन भी थे जिनमें सैकड़ों संपर्क सहेजे हुए थे, जिनमें से अधिकांश छोटे नाम और कोड नंबर थे। अलमारी से भारतीय रुपए और श्रीलंकाई रुपए से भरा एक मोटा लिफाफा मिला। काले बैग के अंदर, जिसे जब्त कर लिया गया था, लेनदेन के रिकॉर्ड, नामों की सूची, पैसे की राशि और भुगतान किया गया या नाव की प्रतीक्षा जैसे नोट्स थे। एक आईटी विश्लेषक ने अभी भी चालू लैपटॉप खोला। सर, एक विदेशी पते पर एक ईमेल भेजा गया है। गंतव्य कोलंबो और मन्नार है। प्रेषक सेल्वम है। प्राप्तकर्ता एम अक्षर वाला एक खाता है। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। माला, वह धीरे से बुदबुदाया। एक नया नाम। कुछ घंटों बाद पूछताछ कक्ष में सेल्वम अपने हाथों में हथकड़ियों के साथ बैठा था। उसका चेहरा कठोर था, उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। तुम सोचते हो कि तुम जीत गए, उसने एक चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा। मैं सिर्फ एक छोटा बिचौलिया हूं। मेरे बिना भी नाव रवाना होगी। मेरा बॉस उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना तुम सोच सकते हो। जांचकर्ता ने उसके सामने सबूत रखे, लैपटॉप, सिम कार्ड, पैसे के रिकॉर्ड। सेल्वम बस धीरे से हंसा। यह सब व्यर्थ है। कल कोई और जारी रखेगा। तुम इसे कभी नहीं रोक पाओगे। लेकिन जब जांचकर्ता ने माला का नाम लिया, तो सेल्वम की मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई। उसकी आंखें तेजी से सबूतों की ओर गईं और फिर उसने मुंह फेर लिया। एक तरफा शीशे के पीछे विक्रम ने एक लंबी सांस ली। वह जानता था कि सेल्वम शायद ज्यादा बात नहीं करेगा, लेकिन मिला ईमेल काफी था। माला का नाम एक नया दरवाजा था। अगला लक्ष्य। उस रात रामेश्वरम का वह पुराना लॉज एक भर्तीकर्ता के पतन का गवाह बना। लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। डिजिटल निशान और लेनदेन के रिकॉर्ड से सभी संकेत अब श्रीलंका की ओर इशारा कर रहे थे। विक्रम ने मुख्यालय में बड़े नक्शे को देखा। सेल्वम गिर चुका है। अब मुख्य संपर्क माला का पीछा करने का समय है। वहां से हम रवि वर्मा और राणा साहब के और भी करीब पहुंच जाएंगे। बड़े खेल की छाया दिखने लगी थी। जाल और भी कस रहा था। श्रीलंका के मन्नार में रात भारी महसूस हो रही थी। काले बादल लटक रहे थे। समुद्री हवा छोटे बंदरगाह से डीजल की गंध के साथ नमकीन महक ला रही थी। एक पुरानी दुकान घर में बत्ती एक पल के लिए जली और फिर मंद हो गई। दूर से एक कॉफी विक्रेता के रूप में गुप्त रूप से काम कर रहे एक खुफिया एजेंट ने ध्यान से देखा। वे एक हफ्ते से एक महिला माला की गतिविधियों का अनुसरण कर रहे थे। पहली नजर में माला सिर्फ एक बाजार विक्रेता थी। सुबह में वह मिलनसार दिखती, अपनी खरीदारी की टोकरी ले जाते हुए साथी विक्रेताओं के साथ बातचीत करती। लेकिन जब रात होती, तो वह मिलनसार चेहरा गायब हो जाता। वह एक ठंडी, सतर्क शख्सियत में बदल जाती।
हर बार जब वह एक फोन कॉल प्राप्त करती तो उसका भाव गंभीर हो जाता। उसके कदम तेजी से एक संकरी गली में गायब हो जाते। निगरानी रिपोर्ट ने एक ही पैटर्न दिखाया। हर बार जब माला उस पुरानी दुकान घर में घुसती तो उस रात हमेशा एक किराए की कार सामने रुकती। पीले चेहरों वाले 2 या 3 युवक छोटे बैग लेकर उतरते। माला संक्षिप्त निर्देश देती और फिर कार छोटे बंदरगाह की ओर चली जाती। वहां से निशान समुद्र में खो जाता। उस रात इंस्पेक्टर विक्रम सिंह एक गुप्त निगरानी पोस्ट में बैठे थे। उनकी तेज आंखें एक दूरस्थ कैमरे से धुंधली मॉनिटर स्क्रीन को घूर रही थी। माला फिर से दुकान के सामने अपने कान पर फोन के साथ खड़ी दिखाई दी। थोड़ी देर बाद एक अजनबी आदमी एक बड़ा काला सूटकेस लेकर पास आया। माला ने उसे जल्दी से प्राप्त किया और बिना एक शब्द कहे दुकान के अंदर चली गई। यह समय है, विक्रम ने फुसफुसाया। उसने रेडियो के माध्यम से एक संक्षिप्त आदेश दिया। सभी यूनिट्स तैयार रहें। संकेत की प्रतीक्षा करें। कुछ मिनट बाद खिड़की की दरार से माला सूटकेस खोलते हुए दिखाई दी। मोटी फाइलें, कुछ लिफाफे और एक छोटा फोन था। यह काफी है। कार्रवाई करो, विक्रम ने आदेश दिया। दुकान का दरवाजा जोर से तोड़ा गया। पुलिस! हिलो मत! तंग कमरा तुरंत अराजक हो गया। माला के 2 युवा अंगरक्षकों ने विरोध किया। एक ने एक कुर्सी उठाकर फेंक दी। खिड़की का शीशा टूटकर बिखर गया। दूसरे ने एक लोहे की छड़ पकड़ी, उसे बेतहाशा घुमाया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की, हमलों को रोका, विरोधियों के शरीरों को दीवार से धकेला। संक्षिप्त लड़ाई सेकंडों में समाप्त हो गई। 2 लोग पहले ही अपने हाथों में हथकड़ियों के साथ नीचे पड़े थे। माला ठंडी रही। उसके चेहरे पर लगभग कोई भाव नहीं था। यहाँ तक कि जब पुलिस ने धावा बोला तो वह हल्की सी मुस्कुराई भी। उसने सूटकेस में कुछ छिपाने की कोशिश की। उसका हाथ जल्दी से एक छोटी माचिस तक पहुंचा, लेकिन एक एजेंट ने आग लगने से पहले ही उसके हाथ को हटा दिया। माला फर्श पर गिर गई। सूटकेस उसकी पकड़ से छीन लिया गया। सबूतों की तुरंत जांच की गई। सूटकेस के अंदर टीम को कोड नंबरों के रूप में लेनदेन के रिकॉर्ड, लाल क्रॉस के निशान वाले नाव के शेड्यूल और मन्नार को कोलंबो से जोड़ने वाले समुद्री मार्गों का नक्शा मिला। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि छोटे फोन में विदेशी नामों के साथ संपर्कों की एक सूची थी। उनमें से 2 नाम स्पष्ट रूप से लिखे गए थे, रवि वर्मा और विक्रमादित्य राणा। विक्रम ने भौहें सिकोड़कर उस सूटकेस को देखा। यह सिर्फ एक साधारण रिकॉर्ड नहीं है। यह कोलंबो की कुंजी है। दुकान के बाहर माहौल अराजक था। स्थानीय निवासी माला को हथकड़ी में बाहर ले जाते देख फुसफुसाते हुए जमा हो गए। वह महिला अभी भी सीधे चल रही थी। उसके होठों पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी, मानो उसे यकीन हो कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन नियंत्रण पोस्ट में विक्रम जानता था कि उन्होंने अभी-अभी एक बड़े नेटवर्क का दरवाजा खोला है। काले सूटकेस से मिले सबूतों ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि यह मार्ग मन्नार में समाप्त नहीं होता है। माला से लाल धागा सीधे कोलंबो से जुड़ा हुआ था, रवि वर्मा और विक्रमादित्य राणा के ठंडे हाथों तक। उस रात वह सड़क एक महत्वपूर्ण कड़ी के पतन की गवाह बनी। लेकिन ऑपरेशन सेतु के लिए अगला कदम और भी खतरनाक होगा। पहली बार उन्हें जान बचाने के लिए सीमा पार करके एक विदेशी क्षेत्र में प्रवेश करना था। विक्रम ने दूर से अंधेरे समुद्र को देखा। लहरें धीरे-धीरे टकरा रही थी, लेकिन उस आवाज के पीछे उसने एक और जोरदार पुकार महसूस की।
कोलंबो इंतजार कर रहा था और वहीं इस नेटवर्क का बड़ा मास्टरमाइंड छिपा हुआ था। सितंबर 2022 की शुरुआत। कोलंबो शहर रात की रोशनी से चमक रहा था, सड़कें व्यस्त थीं, बंदरगाह व्यापार के प्रवाह से व्यस्त था। लेकिन उस हलचल के पीछे श्रीलंकाई पुलिस एसएलपी के मुख्यालय में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। एक बंद दरवाजे की बैठक आयोजित की गई। दीवार पर कोलंबो का एक बड़ा नक्शा दिखाया गया था, जिसमें निगरानी स्थानों को चिह्नित करने वाले लाल बिंदु थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह श्रीलंकाई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी सुपरिंटेंडेंट सिल्वा के साथ बैठे थे, जिनका कठोर चेहरा एक पुराना बदला छिपाए हुए था। विक्रमादित्य राणा का नाम हमारे लिए नया नहीं है, सिल्वा की आवाज भारी थी। वर्षों से हम उसका पीछा कर रहे हैं। वह हमेशा बच निकलता है क्योंकि उसे बचाने वाले हाथ हैं। 5 साल पहले मेरे 2 आदमी उसके गोदाम पर धावा बोलने की कोशिश में गोली मारकर मारे गए थे। आज रात मैं फिर से असफल नहीं होऊंगा। विक्रम ने सिर हिलाया। उसने वही बोझ महसूस किया। इस बार हम साथ हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। उस छोटे बंदरगाह के पास का गोदाम ऑपरेशन का केंद्र है। वहीं पीड़ितों को समुद्र के रास्ते भेजने से पहले रखा जाता है। अगर हम सफलतापूर्वक धावा बोलते हैं, तो हम न केवल पीड़ितों को बचाएंगे, बल्कि रवि और राणा के मुख्य मार्ग को भी काट देंगे। चर्चा तेजी से हुई। योजना विस्तार से बनाई गई। संयुक्त टीम चुपचाप, बिना सायरन, बिना आधिकारिक निशान के चली। संचार केवल एन्क्रिप्टेड रेडियो के माध्यम से था। श्रीलंकाई नौसेना समुद्र के रास्ते भागने के मार्ग को काटने के लिए घाट पर तैयार थी। आधी रात के करीब बिना निशान वाली कारें बिना लाइट के कोलंबो की सुनसान सड़कों पर चलीं। रात की हवा नम थी, समुद्र की गंध नाक में चुभ रही थी। दूर से पुराना गोदाम सुनसान लग रहा था, केवल धीमी रोशनी से रोशन था। लेकिन जंग लगी टिन की दीवारों के पीछे गार्डों की परछाइयां पहले से ही घूमती हुई दिखाई दे रही थी, हाथों में हथियार। एक निगरानी पोस्ट में सिल्वा ने जबड़ा भींचकर गोदाम की ओर देखा। हम इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। संकेत दिया गया। पहले से ही अंदर घुस चुके गुप्त दल ने बिजली काट दी। तुरंत रोशनी चली गई, केवल अंधेरा रह गया। अंदर से घबराहट की चीखें सुनाई दी। यही संकेत था। लोहे का दरवाजा जोर से पीटा गया। पुलिस, हिलो मत। गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियों की चमक टिन की दीवारों पर प्रतिबिंबित हो रही थी। बारूद की आवाज कानों को बहरा कर रही थी। 2 गार्ड गिर गए, अन्य बड़े बक्सों के पीछे छिप गए। बारूद का धुआं हवा में भर गया। फ्लैश ग्रेनेड, विक्रम ने आदेश दिया। सफेद रोशनी के एक विस्फोट ने दुश्मन को अंधा कर दिया। सेकंडों में प्रतिरोध टूट गया। गार्ड गिर गए, कुछ ने हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। संयुक्त टीम तुरंत और अंदर घुस गई। जब बड़े कमरे का दरवाजा खोला गया तो बासी और पसीने की गंध आई। दर्जनों लोग फर्श पर दुबके हुए दिखाई दिए। दुबले शरीर, पीले चेहरे, खाली आंखें। कुछ पुलिस की वर्दी देखकर तुरंत रोने लगे। कुछ रेंगते हुए पास आए, कर्कश आवाज में भीख मांगते हुए, कृपया हमें फिर से ले जाने मत दो। तैयार की गई मेडिकल टीम पानी और कंबल लेकर अंदर आई। कुछ पीड़ित चलने के लिए बहुत कमजोर थे। उन्हें एक एक करके बाहर ले जाया गया। राहत की पुकार के साथ मिले आंसू कमरे में भर गए। विक्रम कमरे के बीच में खड़ा था, उसका सीना गड़गड़ा रहा था। उसे रामेश्वरम में मिली 36 लाशें याद आ गई। उस रात कम से कम जानें बचाई जा सकीं। अचानक
पीछे से एक शोर सुनाई दिया। एक लंबा आदमी एक संकीर्ण गलियारे से भागने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने तुरंत उसका पीछा किया। दूर से उसने उस आदमी को पहचान लिया, रवि वर्मा। रुको! विक्रम चिल्लाया। रवि ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा और फिर एक पीड़ित की तरह झुकने का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखों में अपराध बोध भरा था। आत्मसमर्पण करने के बजाय वह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पास आया। हम बात कर सकते हैं, विक्रम। मेरे पास पैसा है। बस बताओ तुम्हें कितना चाहिए। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर रवि के हाथ को जोर से झटक दिया। इंसानी जान कोई सौदा नहीं है। दो एजेंटों ने बगल से आकर रवि को जमीन पर गिरा दिया। हथकड़ियां उसकी कलाई पर लग गई। उसका चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाया, तुम सोचते हो कि तुम राणा साहब को पकड़ सकते हो? वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह कोलंबो उसका है। गोदाम की ऊपरी मंजिल पर एक छोटा कमरा मिला। कंप्यूटर अभी भी चालू था। स्क्रीन पर एक नया भेजा गया संदेश दिखाया गया था। वाक्य छोटा लेकिन चुभने वाला था। अगर हिम्मत है तो मेरे विला में आओ। मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हूं। विक्रम ने उस स्क्रीन को देर तक देखा। उसका जबड़ा सख्त हो गया। विक्रमादित्य राणा भाग नहीं रहा था, वह चुनौती दे रहा था। यह पलायन नहीं था, यह युद्ध का निमंत्रण था। जब सभी पीड़ितों को निकाला गया और रवि को हथकड़ी में बाहर ले जाया गया, तो गोदाम का माहौल अभी भी आंसुओं और बारूद की गंध से भरा था। विक्रम उस इमारत के सामने खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे राहत थी कि दर्जनों जानें बच गईं, लेकिन उसका गुस्सा उबल रहा था क्योंकि राणा फिर से बच निकला था। सुपरिंटेंडेंट सिल्वा पास आए और उसके कंधे पर थपथपाया। आज रात हम जीते, लेकिन कल असली लड़ाई शुरू होगी। विक्रम ने दूर की पहाड़ी की ओर देखा। एक आलीशान विला का धुंधला सिलहूट समुद्र की ओर मुख किए हुए दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि वहीं उसका सबसे बड़ा दुश्मन इंतजार कर रहा था। भोर होने से पहले ही बिना निशान वाली कारें कोलंबो के बाहरी इलाके की ओर धीरे धीरे चलीं। उनमें से एक में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह खाली निगाहों से बैठे थे। पिछली रात गोदाम के कंप्यूटर पर मिले छोटे संदेश को बार बार दोहरा रहे थे। अगर हिम्मत है तो मेरे विला में आओ। मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हूं। वे शब्द उसके सीने पर दबाव डाल रहे थे। विक्रमादित्य राणा भागने वाले अपराधियों में से नहीं था। वह इंतजार कर रहा था, चुनौती दे रहा था। कोलंबो की पहाड़ी पर शान से खड़ा विला सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक किला था। ऊंची बाड़, कांटेदार तार से ढकी हुई। सर्चलाइट धीरे धीरे घूम रही थी। हर कोने में सीसीटीवी कैमरे थे। गार्ड कुत्ते घूम रहे थे। उनकी भौंकने की आवाज कभी कभी खामोशी को तोड़ देती थी। एसएलपी मुख्यालय में एक संक्षिप्त बैठक आयोजित की गई। सुपरिंटेंडेंट सिल्वा ने जबड़ा भींचकर एक सैटेलाइट नक्शे को देखा। 5 साल पहले मैं उसे लगभग पकड़ चुका था। मेरे 2 आदमी उस विला के अंदर से गोली मारकर मारे गए थे। उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि मैं वापस आऊंगा। आज रात मैं उस कसम को पूरा करूंगा। विक्रम ने सिर हिलाया। इस बार हम साथ हैं। वह फिर से नहीं बचेगा। योजना बनाई गई। मुख्य टीम ध्यान खींचने के लिए सामरिक वाहनों के साथ सामने के गेट से पहुंचेगी। विक्रम के नेतृत्व में दूसरी टीम अंधेरे में एक संकीर्ण चट्टान पर चढ़कर पूर्व की ओर से घुसपैठ करेगी। बिजली की बाड़ को सावधानी से काटना था। उस रात समुद्री हवा तेजी से चल रही थी, नमकीन गंध ला रही थी। टीम चुपचाप चली।
काले कपड़े छाया में मिल गए। चट्टान पर हर कदम खतरनाक महसूस हो रहा था। पत्थर फिसलन भरे थे। चट्टानों से टकराती लहरों की आवाज। ठंडी हवा के बावजूद विक्रम के माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। आखिरकार वे बाड़ के नीचे पहुंचे। एक तकनीशियन ने एक पोर्टेबल उपकरण लगाया। एक फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। फिर संकेतक बत्ती बुझ गई। हम अंदर हैं, तकनीशियन ने फुसफुसाया। गार्ड कुत्ते जोर से भौंकने लगे। टीम ने बेहोशी की गोलियां चलाईं, जिससे जानवर गिर गए। लेकिन संक्षिप्त भौंकने की आवाज गार्डों को जगाने के लिए काफी थी। सायरन जोर से बजा। सर्चलाइट हर दिशा में घूमने लगी। एक बड़े स्पीकर से एक भारी, ठंडी और ताना मारने वाली आवाज सुनाई दी। स्वागत है, विक्रम। स्वागत है, सिल्वा। तुम लोग इतनी दूर किस लिए आए हो? मेरे आंगन में मरने के लिए? यह विक्रमादित्य राणा की आवाज थी। विला का दरवाजा चौड़ा खुला। दर्जनों हथियारबंद लोग बाहर निकले, अनुशासन के साथ पंक्तिबद्ध। वे स्पष्ट रूप से साधारण गार्ड नहीं थे, बल्कि प्रशिक्षित निजी सैनिक थे। फैल जाओ, विक्रम ने आदेश दिया। हथियारों की गड़गड़ाहट ने रात को चीर दिया। आग की चमक ने विला के आंगन को रोशन कर दिया। संयुक्त बल ने जवाबी फायरिंग की, धीरे धीरे दुश्मन को घर के अंदर धकेल दिया। लेकिन उनके सामने की जमीन अचानक कांप उठी। एक छोटे से विस्फोट ने हिला दिया। काला धुआं उठा। 2 सदस्य गिरकर घायल हो गए। बारूदी सुरंग, एक एजेंट चिल्लाया। मेडिकल टीम ने घायलों को पीछे खींचा, जबकि सामने की यूनिट ने दुश्मन पर दबाव बनाए रखा। धुएं के ग्रेनेड फेंके गए। सफेद धुंध ने आंगन को भर दिया। विला के बड़े दरवाजे को एक जोरदार धमाके से तोड़ा गया। मोटी सागौन की लकड़ी टूटकर बिखर गई। टीम अंदर घुस गई। लेकिन एक अजीब खामोशी ने उनका स्वागत किया। एक लंबा गलियारा आपातकालीन लाल बत्तियों से रोशन था। दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग थी, कुछ टूटी हुई थी। फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। छत के स्पीकर से राणा की आवाज फिर से गूंजी। मेरे घर में स्वागत है। तुम लोग इतने बहादुरी से आगे बढ़े। लेकिन याद रखो, तुम्हारा हर कदम एक ऐसा खेल है जिसे मैंने पहले ही तय कर लिया है। दीवार पर सीसीटीवी स्क्रीन जल उठी। संयुक्त टीम के तनावग्रस्त चेहरे विभिन्न कोणों से दिखाई दे रहे थे। राणा उन्हें एक लाइव शो की तरह देख रहा था। सुपरिंटेंडेंट सिल्वा जोर से चिल्लाया, बाहर निकलो, राणा। दीवारों के पीछे मत छिपो। जवाब में केवल एक स्टील के दरवाजे की जोरदार गड़गड़ाहट थी जो कसकर बंद हो गई। टीम को 2 समूहों में विभाजित कर दिया। वेंटिलेशन से एक पतला धुआं निकला, स्पष्ट रूप से एक गैस जाल। 2 एजेंटों ने एक बगल का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बिजली के झटके से लड़खड़ा गए। वह हमें एक शतरंज की बिसात की तरह खेल रहा है, एक तकनीशियन ने कहा। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज रात यह खत्म होना चाहिए। टीम जाल से भरे गलियारे से गुजरी और अंत में ऊपरी मंजिल पर एक बड़े कमरे में पहुंची। एक क्रिस्टल झूमर आपातकालीन लाल रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए झूल रहा था। दोहरे दरवाजे खुले। विक्रमादित्य राणा प्रकट हुआ। सीधा शरीर, साफ सुथरा काला सूट, हाथ में पिस्तौल। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसके पीछे कुछ हथियारबंद लोगों ने एक मानव ढाल बनाई। लड़ाई फिर से शुरू हो गई। गोलियां संगमरमर के स्तंभों से टकराईं। खिड़की का शीशा टूटकर बिखर गया। संयुक्त टीम ने एक बड़ी मेज के पीछे शरण ली, जवाबी फायरिंग की।
सुपरिंटेंडेंट सिल्वा ने बाईं ओर से हमले का नेतृत्व किया। उसकी आंखों में बदला भरा था। राणा, आज रात तुम मेरे आदमियों के खून का हिसाब चुकाओगे, उसने चिल्लाया। धुएं का ग्रेनेड फेंका गया। सफेद धुंध में राणा के 2 आदमी गिर गए। बाकी पीछे हट गए। राणा खुद तेजी से एक नियंत्रण कक्ष की ओर बढ़ा। विक्रम और सिल्वा ने उसका पीछा किया। नियंत्रण कक्ष में सीसीटीवी स्क्रीन टिमटिमा रही थी। राणा बीच में खड़ा था। उसका चेहरा तनावग्रस्त लेकिन आत्मविश्वास से भरा था। उसने एक पैनल पर एक बटन दबाया। स्टील का दरवाजा बंद हो गया। छत से बिजली की चिंगारियां निकली। तुम सोचते हो कि तुम मुझे मेरे घर में हरा सकते हो? उसने गोली चलाते हुए कहा। उसकी गोली सिल्वा के पास से गुजरी। सिल्वा ने आगे बढ़कर गोली चलाई, जो राणा के हाथ में लगी। पिस्तौल गिर गई, लेकिन राणा ने हार नहीं मानी। उसने मेज से एक चाकू उठाया और हमला कर दिया। हाथापाई शुरू हो गई। चाकू लगभग सिल्वा के गले तक पहुंच गया था, लेकिन उसे रोक दिया गया। विक्रम ने राणा को लात मारी, जिससे वह गिर गया। 2 अन्य एजेंटों ने तुरंत उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। राणा गुर्राया, तुम सोचते हो कि मुझे पकड़ने से सब कुछ बदल जाएगा? बाहर 1000 राणा है। तुम इसे कभी नहीं रोक पाओगे। विक्रम ने उसे तीखी नजरों से देखा। शायद सही है, लेकिन आज रात तुम अब उनमें से एक नहीं हो। राणा आखिरकार फर्श पर बैठ गया। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं। उसकी निगाहें अभी भी चुनौतीपूर्ण थी, भले ही हार स्पष्ट रूप से सामने थी। सुपरिंटेंडेंट सिल्वा भारी सांसों के साथ खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं। 5 साल मैंने इसका इंतजार किया। आखिरकार न्याय मिल ही गया। कोलंबो के आसमान में भोर हो रही थी। आसमान गुलाबी हो गया। वह आलीशान विला अब एक मूक गवाह था। विक्रमादित्य राणा, मानव तस्करी का बड़ा सरगना, आधिकारिक तौर पर अपने सिंहासन से गिर चुका था। कुछ महीने बाद कुआलालंपुर में अदालत का कमरा खचाखच भरा था। सैकड़ों लोग मौजूद थे, पीड़ितों के परिवार, पत्रकार, कार्यकर्ता। अभियुक्त की कुर्सी पर विक्रमादित्य राणा ठंडे चेहरे से बैठा था। उसके बगल में रवि वर्मा पीला लग रहा था। न्यायाधीश ने एक लंबा आरोप पत्र पढ़ा। मानव तस्करी, अवैध कारावास, शोषण, यातना और अप्रत्यक्ष हत्या। एक युवा पीड़ित गवाह के रूप में खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। हमें नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन हमें जो मिला वह केवल जंजीरें और भूख थी। मेरे कई दोस्त बच नहीं पाए। आज मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो अब बोल नहीं सकते। कमरा शांत था, केवल धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अंत में न्यायाधीश ने अपना हथौड़ा मारा। विक्रमादित्य राणा को बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रवि वर्मा और अन्य साथियों को लंबी सजा सुनाई गई। कमरा राहत और प्रार्थना के आंसुओं से गूंज उठा। अदालत के बाहर विक्रम सिल्वा के साथ खड़ा था। उनके चेहरों पर खुशी नहीं, केवल एक कड़वी राहत थी। 36 जानें चली गई। कोई भी सजा उन्हें वापस नहीं ला सकती, विक्रम ने धीरे से कहा। सिल्वा ने सिर हिलाया। सही है, लेकिन यह सजा भविष्य में अन्य जानें बचा सकती है, और यह काफी है। कुआलालंपुर के आसमान में दोपहर का सूरज धीरे धीरे चमक रहा था। बचे हुए पीड़ित एक नया जीवन शुरू कर रहे थे। कुछ स्कूल लौट गए, कुछ को अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन भावनात्मक घाव बने रहे, यह याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रता कभी सस्ती नहीं होती। यह कहानी एक अध्याय को बंद करती है, लेकिन एक नई जागरूकता को खोलती है।
मानव तस्करी सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवीय घाव है। आसान नौकरी का वादा, बेहतर जीवन का सपना, एक घातक जाल में बदल सकता है। कोई भी धन या मीठा वादा एक जीवन की कीमत के बराबर नहीं है। रामेश्वरम की पुरानी नाव में जमे 36 शरीरों ने हमें सिखाया है, हमें सतर्क रहना चाहिए, अपने परिवारों की रक्षा करनी चाहिए और कभी भी झूठे प्रलोभनों के लिए भविष्य का सौदा नहीं करना चाहिए। विक्रमादित्य राणा की कहानी सलाखों के पीछे समाप्त होती है, लेकिन जो चले गए हैं उनका संदेश जीवित रहता है। ऐसी त्रासदी को फिर कभी न होने दें।